मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्या और परिवेदनाओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मुद्दों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जन सुनवाई की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर जन सुनवाई होती है, लगातार होती आई है और इस दौरान भी बेहद गंभीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दे देते हैं और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करने के निर्देश को दे देना, इससे ही समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी आवाम के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति कितने ज्यादा सजग है। और आपको ये भी हम बता दें कि आज जब जन सुनवाई होती है तो वो तस्वीरें भी हो सकता है कि हम आपको दिखाएं जब उन्होंने अधिकारियों को जम करके लताड़ लगाई, कुछ अधिकारियों को जम करके लताड़ लगाई और ये लताड़ भी राजस्थान की आवाम के लिए, क्योंकि आप उनका बखूबी तरीके से ध्यान यदि रखने से चूक रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान के मुखिया लताड़ भी लगाएंगे और ऐसे में अधिकारियों को जम करके खरी खोटी सुनाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साफ तौर पर बड़े ही सख्त लहजे के साथ में ये संदेश देते हैं कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक तमाम सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जयपुर से एक और खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में देश के आम बजट को लेकर के प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पूरा देश 7% की विकास दर के साथ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ये बजट सही मायनों में युवा, महिला, किसान, मजदूर, गरीब और आम आदमी का बजट है। बजट में टूरिस्ट गाइड को IIM जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण का मौका भी मिलेगा, तो वहीं वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन में युवाओं को दक्ष बनाया जाएगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत किया जा रहा है और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल से उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। सीएम ने कहा, मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थान को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच, संसाधन, सुविधाओं और अवसरों तक।
और चलिए राजधानी से एक और खबर। निवर्तमान सरपंच प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए, जहां पर सरपंचों के द्वारा पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित भारत जी राम जी योजना लागू करने पर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तब प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जिसके समाधान के लिए तुरंत रोड मैप तैयार किया गया। इसके बाद में ऊर्जा और बिजली को प्राथमिकता दी गई, जिससे आज राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट, बैटरी स्टोरेज और किसानों को दिन में बिजली देने के वादे को सरकार लगातार पूरा कर रही है। पेपर लीक पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि एसआईटी गठन के बाद 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सरपंचों से ग्रामीण विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे सम्मेलन को संबोधित किया। उससे पहले दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज होता है। पानी और बिजली को लगातार पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राथमिकता बताया है और एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि पानी और बिजली को लेकर के प्राथमिकता राजस्थान की लगातार रहेगी। सामने जो आप लोग बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे सरपंच लोग ही करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है सरपंच जब गांव में निकलता है तो लोगों की इच्छा और अपेक्षा बढ़ती है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि सरपंच से मैं ये काम करा लूं, सरपंच से मैं वो काम करा लूं, चाहे वो हमारी बूढ़ी माँ हो चाहे हमारा बूढ़ा ताऊ हो, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद एक सरपंच होता है। क्योंकि मैंने देखा है कोई बीमार के लिए, कोई अगर किसी के डिलीवरी होनी है या कोई भी काम ऐसा होना है जिसकी आवश्यकता है, वो व्यक्ति के मन की बात ये होती है कि वो सरपंच को कहे और सरपंच के माध्यम से वो आगे अपने काम के लिए जाए। मित्रों, मैंने वो भी देखा है कि गांव की धूल मिट्टी में सने हुए पैर, माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें, हृदय में गांव को संवारने का जज्बा, और यह जज्बा हर सरपंच के मन में होता है और मैं ये जज्बा होना भी चाहिए। और मैं इसलिए सरपंचों के दुख और दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं, सरपंचों की आवश्यकताओं को भी समझता हूं और सरपंचों से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसको भी मैं समझता हूं। तो पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई में आज सख्त और संवेदनशील दोनों रूप देखने को मिले हैं। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री खुद खड़े रहे और परिवादियों को सम्मान पूर्वक बैठा करके उनकी समस्याएं सुनी है। इस दौरान अधिकारियों को लेकर के मुख्यमंत्री की कड़ी टिप्पणी भी सामने आई, जिसमें IAS P रमेश का नाम भी चर्चा में आया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो कि अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ संदेश दिया कि सरकार आम आदमी के साथ में खड़ी है और लापरवाही किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं होगी। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री का यह अंदाज लोगों को खासा प्रभावित करता हुआ दिखाई दिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह सख्त अंदाज सुन लीजिए।
और जो बात है उसको लगाइए, नहीं उनको हटाइए, किसी के बात है ये कोई क्या वो नहीं इसी जिम्मेदार पी रमेश जी क्यों है, तुम क्या हो पी रमेश जी आपके पास ये आज हो जाना चाहिए। तो इस तस्वीर के दो पहलू है, इस वीडियो के दो पहलू है साफ तौर पर, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साफ तौर पर अपनी आवाम के प्रति काफी जो है अवेयर, जागरूक होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को लेकर के भी जमकर गुस्सा उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में साफ तौर पर झलकता है। वजह आवाम के प्रति बड़ी लापरवाही, उनकी समस्याएं जस की तस है, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। और ऐसे में जब असल तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने आती है तो जाहिर सी बात है गुस्सा फूटेगा भी। और ऐसे में अधिकारियों के लिए ये गुस्सा साफ तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे, उनके अंदाज, उनकी आवाज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जब ये वीडियो वायरल होता है तो राजस्थान की आवाम भी बेहद प्रभावित होती है। वजह कि जब आपका जननायक आपके लिए इतना जागरूक हो तो कहीं ना कहीं मन में एक तसल्ली होती है, हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, ये वीडियो हमारे सामने है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त अंदाज में और उनकी आवाज भी बेहद सख्त है, निर्देश भी साफ तौर पर देखे गए हैं। आखिरकार इस गुस्से की क्या कुछ वजह, किसको लताड़ लगाई है? देखिए नुपुर, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई थी सीएमआर में, तो तमाम प्रदेश भर के लोग समस्या लेकर पहुंचते हैं। और देखिए सीएम के पास वही लोग पहुंचे जिनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं होता है। और ऐसे में भी अगर ऐसी किसी परिवेदना पर लापरवाही मिलती है तो बेहद गंभीर मामला है। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बार बार कहते हैं कि जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही हो, यानी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय कैसे दिलाया जाए, उसको समानता का हक कैसे दिलाया जाए, विकसित राजस्थान के सपने को साकार कैसे किया जाए, तब ऐसी समस्या आती है जिनमें अधिकारियों की लापरवाही आती है सामने, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसको बेहद गंभीरता से लेते हैं। आप देखिए इस वीडियो वायरल में दो बातें समझिए। एक तो ये साफ संदेश दे दिया है कि लापरवाह और खासकर जनता से जुड़े मुद्दे या किसी विशेष व्यक्ति की पीड़ा हो, न्याय दिलाने की बात हो, जनहित का कोई मुद्दा हो, इस पर अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वीडियो में देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बिल्कुल लाल सिंह, जी आपकी बात जारी रखिए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। हाँ, नहीं वो दूसरा मैं कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस बात की कोई जताता है, ये संवेदन सीएम जब सत्ता में बैठता है, एक आम व्यक्ति के सफर के साथ कोई सत्तारूढ़ जब होता है, ऐसा शख्स आज राजस्थान को मिला है मुख्यमंत्री के रूप में, जिसने आम जनता के दर्द को देखा है, एक किसान के रूप में दर्द को देखा है, एक आम कार्यकर्ता के रूप में देखा है, तो वो व्यक्ति ढंग से समझता है कि आम व्यक्ति किस तरह लाल फीताशाही के जाल में फंसकर दर दर की ठोकरें खाता और उसको न्याय नहीं मिलता, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, वो अच्छी तरह समझते हैं, बखूबी समझते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा उनके तेवर में साफ कहा कि आप नाम लेके बचने का प्रयास मत करिए, आप बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आप क्या कर रहे थे। तो ये साफ बात है कि अब राजस्थान में आम व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जमीनी धरातल की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार वो लेते रहते हैं। आप देखिए केवल जनसुनवाई, ये तो एक वीडियो वायरल है जो बता रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ नुपुर की अब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका वो लगातार फीडबैक लेते हैं। ऐसे नहीं कोई योजना सिर्फ कागजी शोभा बढ़ा रही हो, नहीं, हर योजना का फीडबैक लिया जाता है। अगर उसमें कोई गति में कमी है या कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये वीडियो वायरल जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, साफ बता रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब किसी भी ऐसे अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है जो जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बरतेंगे। जी ठीक है लाल सिंह, जिस तरह से इस अधिकारी की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, लताड़ तो यहाँ पर लगी है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई, कोई सख्त जो कार्रवाई का अंदेशा भी यहाँ पर जताया जा रहा है, आप तक कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको एक चेतावनी दी है कि इस व्यक्ति का काम हो जाना चाहिए। आप देखिए सीएम लेवल पर जब ये बात होती है ना नुपुर, तो आप समझने की कोशिश करिए कि पूरी मशीनरी पर असर पड़ता है। एक अधिकारी को आज जो तीखे तेवर सीएम ने दिखाए हैं, उसको जो डांट पिलाई है खुलेआम, इसका मतलब पूरी मशीनरी पर इसका असर पड़ता है। और आपने कहा कार्रवाई, तो ये अपने आप में कार्रवाई है, निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से उसका व्यक्ति का काम हो गया होगा। हालांकि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय मानिए क्योंकि सीएम लेवल तक जब इस तरह का मामला होता है तो वहां कोई
बचने की गुंजाइश रहती नहीं है, लापरवाही के लिए कोई स्थान रहता ही नहीं है। और रही बात, क्योंकि ये चेतावनी है, मैं फिर बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मोरपाल सुमन के वायरल लेटर पर बीजेपी में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस जारी किया। वायरल लेटर को लेकर के मोरपाल सुमन से जवाब मांगा है। मदन राठौड़ ने लेटर को अनुशासनहीनता माना है। 3 दिन के भीतर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अब आखिरकार नोटिस भी जारी कर दिया और मोरपाल सुमन से इस वायरल लेटर को लेकर के साफ तौर पर जवाब मांगा है कि अब आप जवाब दीजिए। सख्त लहजे में नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में इंतजार है कि आखिरकार मोरपाल सुमन आप क्या कुछ जवाब देंगे। पूरा अनुशासनहीनता से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है और 3 दिन की समय सीमा दी है। आप देखिए, 3 दिन का ही वक्त मोहलत मिली है यहाँ पर मोरपाल सुमन को कि आपके पास 3 दिन का समय है और आप जवाब दीजिए। अनुशासनहीनता की क्या कुछ वजह रही, इस पर साफ तौर पर जवाब चाहिए। जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय उस वक्त भावुक माहौल का गवाह बना जब 2 दिव्यांगजन अपनी पीड़ा और मांगों को लेकर बोर्ड पहुंचे। दोनों दिव्यांग बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें उन्होंने राजस्थान में सामने आ रहे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले पर गहरी चिंता जताई। उनका कहना है कि फर्जीवाड़े के कारण वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिव्यांग ने मांग की है कि दिव्यांग कोटे में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाए ताकि असली हकदारों को उनका अधिकार मिले। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो फर्जीवाड़ा और ज्यादा बढ़ेगा और सच्चे दिव्यांगों के साथ में अन्याय भी होता रहेगा। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले आपने सुने होंगे। कोई भी बेरोजगार नेता या कोई भी जो कह सकते हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो विरोध दर्ज करवाने के लिए नहीं आए, ना कोई ज्ञापन देने के लिए आए। हम कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे तो 2 जो है दृष्टिबधिर लोग हमारे को मिले जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आए। हमने पूछा कि आप क्या समस्या लेकर आए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड, क्या आपकी कोई समस्या है? तो काफी आश्चर्य हुआ कि इनका कहना था कि हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ियां चल रही हैं दिव्यांग और दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर, जो बधिर सर्टिफिकेट उनको लेकर, उन गड़बड़ियों को ज्ञापन देने ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी ना हो और हमारा जो हक छीना जा रहा है उसका संज्ञान दिलवाने के लिए हम कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम भावेश देसाई है। भावेश जी, आज आप कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे आपकी? निश्चित रूप से सरकार के समक्ष हम अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारी मांग है कि राजस्थान में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का अगर मामला कहें तो वो बढ़ता जा रहा है। उस पर अंकुश लगाने हेतु राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि अधिकांश भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करता है, तो ऐसे में ये संज्ञान लें कि एसएमएस हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल कराया जाए और संपूर्ण जांच के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति दी जाए। ठीक है। और आपने कहा कि भर्तियों में जो है जो बधिर हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका हक छीना जा रहा है। डेफिनेटली हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से हमारे दिव्यांग साथियों के कई बैकलॉग के पद अभी भी खाली हैं। बहुत सारी भर्तियों में बैकलॉग के पद खाली हैं, बैकलॉग के पद उनको नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 1% जो आरक्षण प्राप्त होता है उसका भी हमें पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो एक साथी और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम मांगीलाल बुनकर है। हाँ। मैं उदयपुर से आया हूँ। मेरा तो यही है कि हम ये दिव्यांग के लिए आए हैं और हम यही चाहते हैं कि जितना भी ये फर्जी ये दिव्यांगता क्षेत्र में चल रहा है, पूर्व में भी बहुत पकड़ा है, पर हम ये चाहते हैं कि इसका निरपेक्ष जांच हो, जिससे कि जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के वास्तविक जो दिव्यांग है, मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका जांच होके उसको राजस्थान सरकार ज्वाइनिंग कराए, जिससे वास्तविक दिव्यांग को उनका अधिकार हक और मिल पाए। ठीक है, तो तो ये
कोई भीड़ अपने साथ नहीं लेकर आए, कोई जनसैलाब अपने साथ नहीं लेकर आए, लेकिन इनका जो मकसद है वो काफी सकारात्मक है। और ये दो लोग ही जो खुद देख नहीं सकते हैं, अपने जैसे भाइयों की आवाज उठाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन देने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और अब से कुछ देर बाद जो है ये लोग ज्ञापन देंगे। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। जयपुर में फायरमैन भर्ती 2021 को लेकर के बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार अब सवालों में बदलता जा रहा है। भर्ती का कुल 600 पदों में से 480 पदों पर साल 2023 में नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन बाकी बचे 120 पदों का प्रोविजनल परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। हालात यह है कि 2021 से लेकर के 2026 तक का वक्त बीत चुका है, फिर भी 120 अभ्यर्थी सिर्फ आश्वासनों के सहारे इंतजार करने को मजबूर है। अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन हर बार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें लौटना पड़ता है। अब सवाल साफ है कि बचे इन 120 पदों के परिणाम में देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा। फायरमैन भर्ती है 2021 की, उसके लिए आए हुए हैं, तो उसका रिजल्ट है 480 को ज्वाइनिंग दे दी 23 अगस्त 2023 को। उसके बाद 120 मूल पद बचे हुए हैं, उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। उसके लिए हम इसके बार बार चक्कर काटते थक गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड और डिपार्टमेंट में, तो अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं किया उन्होंने। ठीक है, कितने चक्कर काट लिए 2021 से और अब तक, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो रही? अभी तक जांच 5 बार कमेटी भी बन चुकी है सर, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम कोई पता नहीं कितनी बार आ गए। विभाग का क्या कहना है, डीएलबी का? अभी आज विभाग के जाके आए हैं, मीटिंग हुई है, उन्होंने तो उनका तो पॉजिटिव जवाब है। क्या कह रहे हो? मीटिंग हो गई है हमारी, अब ये करेंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कह रहे हैं? अभी इन्होंने पहले दिसंबर में बोला था आलोक राज जी ने, भाई अति शीघ्र रिजल्ट जारी करेंगे। अब 2 महीने हो गए। और अब ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर, नवीन अरोड़ा को बनाया ऊर्जा विभाग का सलाहकार। पूर्व में जयपुर डिस्कॉम के एमटी रह चुके हैं नवीन अरोड़ा। तो ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर, नवीन अरोड़ा को बनाया है ऊर्जा विभाग का सलाहकार। प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को साफ संदेश दिया है। थानाधिकारी चंद्रवीर ने बताया कि टांडा में कार्रवाई की गई। दिनांक 10 सितंबर 2025 को इसी जगह पर जंगल में बने केलूपोश झोपड़े में एमटी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था, जहां पर आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम अवैध एमडी सहित केमिकल और अन्य सामग्री जब्त की थी। इस संबंध में मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया, अनुसंधान जारी किया है। जिला पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी होगी। और अब बात झालावाड़ की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश ये बजट नारी शक्ति के सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने वाला है। डॉक्टर बैरवा ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करके नया कीर्तिमान बनाया है। बजट में फिस्कल डिसिप्लिन, हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का बैलेंस दिखता है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, कृषि और रोजगार सृजन के जरिए ये बजट 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा। बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का एक राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त बनाता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का एक समन्वय रखा गया है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता और भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से
और अब बात करौली की। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026 को भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लूप्रिंट बताया है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट का पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज और बनाए रखना है, दूसरा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करके उनकी क्षमता का निर्माण करना और तीसरा सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना है। मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश ये बजट गरीब किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण की साफ दिशा दिखाता है। उन्होंने इसे युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला और विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार देने वाला बजट करार दिया। 2026 का भारत की सरकार का, केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको समझने के लिए आपको 2014 से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कदम उठाए हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2014 से भारत को मजबूत करना, यानी भारत की सरकार का पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जा रहा है। बड़ी तरह से सड़कों का निर्माण हो, रेलवे का निर्माण हो, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, इस सब का निर्माण हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूत बनाया जा सके, इसके ऊपर फोकस है। वहीं किसानों को पूरी तरह से राहत मिले उसकी भी योजनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर जो है उसके अंदर दूसरे देश चाहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में आ जाए, लेकिन भारत सरकार ने अपना पांव अडिग रखा हुआ है कि हर हालत में हम अपने किसानों। दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव में दिन दहाड़े 60 साल के रामबाई सैनी के साथ में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। 2 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट करके महिला से चांदी के पायजेब, सोने का जंतर और सोने की अंगूठी लूट ली। लूट का विरोध करने पर एक बदमाश ने रामबाई पर चाकू से हमला किया, जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ी और राहगीरों की मदद से उपजिला अस्पताल बांदीकुई में एडमिट करवाया। पीड़िता ने पुलिस को बीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। तो आप ये वीडियो, ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से लूट का विरोध करने पर महिला पर ही वार कर दिया जाता है। दिन दहाड़े महिला से लूट का ये पूरा मामला है। महिला की आंखों में आंसू, उम्र का भी लिहाज यहाँ पर नहीं किया जाता है।